वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 11 अक्टूबर, फ्राइडे है। देखिए, कल का न्यूज़ नहीं हो पाया है, लेकिन मैं कल का जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको लेके आई हूँ। तो हम क्या करेंगे, आज 11 को आज आर्टिकल्स नहीं हैं इतने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पेज पे ही 3 आर्टिकल जो मुझे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट दिखा है उसको कंबाइन करके हम देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोड के ऊपर है। इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने क्या करा है, एक प्रोसेस शुरू किया है जिसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोड, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जो है एग्जिस्टिंग जो नेशनल बिल्डिंग कोड एंड नेशनल इलेक्ट्रिक कोड है उसके जैसे ही जो है एक फॉर्मुलेशन क्रिएट करेगा। अब किस चीज़ के लिए करेगा वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनएसी है क्या चीज़, ये जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड है। देखिए, ये द बीआईएस जो है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की एक नेशनल बॉडी है जो चीज़ किसी भी डिफरेंट प्रोडक्ट की जो है वैराइटीज़ है जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सेक्टर में काम आती हैं उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एनएसी से ऑलरेडी जो है एग्रीकल्चर के लिए स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि जैसे मशीनरी है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स है, वेरियस इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, तो ये किस किस स्टैंडर्ड्स में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ना, जैसे पेस्टिसाइड्स की अगर आप बात करते हो तो इसमें इतना इतना अमाउंट में यूरिया होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। जो फॉर्मुलेशन में जो फॉर्मूला में जो कंपोनेंट्स का जो क्राइटेरिया होता है वो ये बीआईएस के अंडर में ही जो है डिसाइड होता है, ठीक है। अब जैसे इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो जैसे कि फील्ड है, कोई माइक्रो इरिगेशन करना है तो उसके लिए वाटर यूज़ कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपके बीआईएस के अंडर में ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स के द्वारा जो है काफ़ी ये एक नीड फील करी गई कि एमएसी भी चाहिए होगा हमें, ताकि वो एंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम को कवर कर सके। जैसे अभी हमारे पास कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए ही जो है एनएसी है, नेशनल ये जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है। तो लेकिन अगर हमारे पास अगर हम एंटायर एग्रीकल्चर की बात करें तो ऐसा कोई कोड है नहीं जो फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एनएससी को लाया गया है, ठीक है। लाने की बात चल रही है यहाँ पे फॉर्मुलेट करने की। और इस एनएससी के अंडर में क्या होगा, एक तो ये होगा कि पूरे ओवरऑल जो इंडिया में कितने क्रॉप्स हैं, एक होता है ना जनरल क्रॉप कि भैया पूरे इंडिया में आप चाहे कश्मीर से लेकर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर मणिपुर तक, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश तक, जो बीच में जितने भी स्टेट्स हैं उन बीच में कौन कौन से क्रॉप्स हो सकते हैं। एक तो जनरल आइडिया। दूसरा, क्रॉप स्पेसिफिक भी होता है कि पर्टिकुलर एरिया के लिए ये स्पेसिफिक क्रॉप्स होनी चाहिए, ये वीट्स, ये जो वीट है या ऑयल सीड, ये पल्सेस है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास चाहिए जिस चीज़ के लिए एनएससी को लाने की जो बात कर रही है। तो अब बात करते हैं कि एनएससी क्या क्या कवर करेगा। तो देखिए, एनएससी जो है फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर के अंडर में जो भी क्रॉप सिलेक्शन होगा, लैंड प्रिपरेशन होगा, सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, सस्टेनेबिलिटी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जो है एनएससी के द्वारा कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है पेस्टिसाइड्स भी, जैसे कि केमिकल है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, वीडिंग साइट्स है, कि किसी भी क्रॉप्स के लिए क्या क्या स्टोरेज होनी चाहिए, कितने पेस्टिसाइड्स, उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, एनएससी। और अभी देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टाइम पीरियड है, एआई का टाइम पीरियड है, तो इसके साथ क्या होगा कि हमें थोड़े सॉफ्टवेयर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टली इसको बनाने की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है, ताकि अपग्रेडेशन के फॉर्म में हो। अब बात आ जाती है कि व्हाट आर द स्टेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ एनएसी का क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बीआईएस। तो यहाँ पे बीआईएस ने बताया कि टू क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन नेशनल कोड कवरिंग रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जिससे आप जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के एग्रीकल्चर्स को कर सको, क्रॉप टाइप को पहचान सको, सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री को पहचान सको। इसके अलावा जो है एग्री फूड वैल्यू चेन जो है, जो मेनली एग्रीकल्चर में जो फूड्स इंपॉर्टेंट है या जिस एरिया के अकॉर्डिंग आप उसमें उगा सकते हो, जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा है, अगर आप उनका क्राइटेरिया देखोगे ना सॉइल की फर्टिलिटी के हिसाब से, तो वहाँ पे एक्चुअली राइस कल्टीवेशन के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी मैनमेड एक फैसिलिटीज़ के बेसिस पे यहाँ पे राइस को कल्टीवेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज रिजल्ट इसका खामियाज भुगत रही है पंजाब, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर जो टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल, वो बहुत एक्सट्रीमली रिड्यूस हो चुका है। ऊपर से वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है क्योंकि ओवर एक्सेस ऑफ जो
जो फर्टिलाइज़र का यूज़ हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे किया था और वो हम करते भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, एज अ इम्पैक्ट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स उभर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे इंडिया में अभी भी फार्मर्स को ये अवेयर नहीं है कि आपके पास जो सॉइल है, आपके पास जो वेदर कंडीशन है, आपके पास जो वाटर की फैसिलिटीज़ है, उसके हिसाब से आपको क्रॉप करना चाहिए, ना कि ओवरऑल की हम क्या करते हैं, हमारे फार्मर्स एमएसपी के अकॉर्डिंग चलते हैं। भले वहाँ पे आपका एरिया जो है इतना पानी नहीं है, आपका प्लेट्यू का रीजन है, क्योंकि पूरे इंडिया का अगर आप मैप देखोगे ना तो देखिए आधे से ज़्यादा 3/4 तो रीजन आपका पेनिनसुला में रहता है, 1/4 आपका हिली रीजन में है। तो यहाँ पे सारे, अगर आप हिमाचल में होने वाली खेती को आप मध्य प्रदेश में होने वाली खेती से कंपेयर थोड़ी कर सकते हो, लेकिन हिमाचल वाला फार्मर कोशिश कर रहा है कि एमपी में जो वीट हो रहे हैं वो मैं उगाऊं, क्योंकि एमएसपी उसकी ज़्यादा है, मार्केट में उसको फ़ायदा दिख रहा है, बाकी क्रॉप्स में एमएसपी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें एक डाइवर्सिटी की लैक है, एक अवेयरनेस की लैक है, जो एग्री फूड वैल्यू चेन को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एग्रीकल्चर के द्वारा क्वालिटी कल्चर्स के लिए स्पेसिफिकली पॉलिसी मेकर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स और रेगुलेटर ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द जो प्रोविजंस हैं एनएसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी टू इंश्योर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ताकि आपको पता चले कि फार्मिंग, जैसे बताया ना कि हमारे फार्मर्स को बहुतों को, एक तो देखिए, एक तो ये भी प्रॉब्लम है ना, हमारे 80% से ज़्यादा जो फार्मर्स है ना वो एक्चुअली मार्जिनल सेक्टर फार्मर्स है, जिनके पास 2 एकड़ से भी ज़मीन कम ज़मीन है। तो वो बंदा क्या करेगा, वो जो फार्मर होता है उनकी फैमिली में आधे से ज़्यादा फार्मर्स तो वो हैं जो अपने घर के खर्च के लिए ही खेती कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत मार्केट के लिए बचता है तो उसको सेल कर रहे हैं। एक तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो उन्हें ज़्यादा इन्वेस्ट करने पे एक रुचि नहीं आ पाती है, क्योंकि जब आपके पास एक बेस, यानी जो बेस आपका एग्रीकल्चर के लिए बेस क्या है, आपका लैंड है, अगर वही साइज़ बहुत छोटा होगा तो आप उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फार्मर कम्युनिटी को जो है इंश्योर करना कि उनका डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा टू इंटीग्रेट रेलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड विद रेकमेंडेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए उन्हें इंटीग्रेट करना और एड्रेस करना कि एक स्मार्ट फार्मिंग क्या होती है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी ट्रेसेबिलिटी क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराना ही इस जो ये एनएसी का है मोटिव है। इसके अलावा टू एड इन द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज टू एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द प्रपोज्ड टाइमलाइन, तो देखिए इसका फ्रेमवर्क जो है पैनल ने बताया कि मेनली 12 to 14 स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके ये बनाया जाएगा, एरियाज़ को स्पेसिफाई करके। स्पेसिफिकली ये रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे मेनली बात है कि ये मेनली अक्टूबर 2025 तक सेट हो जाएगा, 2025 के अक्टूबर तक, मतलब नियरली 1 ईयर्स में। और आफ्टर द BIS प्लान टू प्रोवाइड ये है कि फार्मर्स को NAC और उसका स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना, ताकि फार्मर्स जो हमारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स जो भी सेट करेंगे, जो भी उगाएंगे, वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्मर्स के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे वो जो है एग्रीकल्चर को सो कर सके, यानी उसको उगा सके। ठीक है, ऑल्दो BIS ने यहाँ पे MOU भी साइन किया है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के साथ, कि ताकि वो आगे आने वाले टाइम पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, ताकि हम स्टडीज़ के साथ साथ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ हम जो है लोगों को और जो है हमारे फार्मर्स उन्हें अवेयर कर सकें इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका एक आर्टिकल था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते। देखिए अभी काफ़ी 2 हफ्ते से ज़्यादा है, ऑल्दो ये आर्टिकल बहुत लेट कवर हुआ है इंडियन एक्सप्रेस पे। आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली क्या होता है कि सैमसंग का जो मेन ऑफिस है यहाँ पे है चेन्नई में। ठीक है, श्री पेरम्बतूर है, वहाँ पे वर्कर्स के द्वारा जो है थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक हो रहा है। एक्चुअली डिमांड क्या है, देखिए इनका डिमांड 2 तरीके से है। एक तो इनकी वेज रेट जो है अभी नियरली 50K से 30K मिल रहा है, तो इन्होंने डिमांड रखी है आने वाले 3 साल के लिए कम से कम 35 से 36 हज़ार के तक इनकी तनख्वाह की जाए, पहली बात तो। दूसरी इनकी जो है वो ये है कि देखिए हर एक इंडस्ट्री एरिया में ना इनका खुद का एक ट्रेड यूनियन होता है ना, यूनियन होता है जो इन लेबर्स के द्वारा या इन वर्कर्स के अंडर में बनाया जाता है, और कंपनी को भी इसमें एग्री करना होता है ना, ट्रेड यूनियन जो इन वर्कर्स की डिमांड को ओनर तक पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बात करी थी, यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से इन वर्कर्स की डिमांड है कि जो CIUT है, यानी आपका जो सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन है, इसको एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन क्या होता है कि सैमसंग की कंपनी ने अभी तक इस चीज़ के CIUT को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से यहाँ पे ना
जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मेन काम करने वाले हैं इस सैमसंग कंपनी के अंडर में चेन्नई वाले ब्रांच में, तो इन सब ने स्ट्राइक पे उतर गए हैं और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। और तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि देखिए जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल यानी जो इनकी रूलिंग पार्टी कौन सी है, डीएमके पार्टी है, ठीक है, तो उनके द्वारा भी ऐसा कुछ खास जो है एक्शंस उठाया नहीं जा रहा है, अभी थोड़ा साइलेंट है क्योंकि एक तो यहाँ के जो सीएम है वो बाहर गए हुए थे मीटिंग पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से ये इशू हाईलाइट किया जा रहा है। बाकी तो और बस यही न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम एक बार देख सकते हैं कि सैमसंग का सिग्निफिकेंस जो है हमारे इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पे सैमसंग का जो है ये स्पेसिफिकली जो श्री पेरुम्बदूर वाला प्लांट जो है ये बहुत बड़ा क्रूशल है, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया का 1/3 ऑफ एनुअल रिवेन्यू मिलता है इससे। और इसके अलावा मेनली ये किसके लिए अप्लाइंसेज है, रेफ्रिजरेटर के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, टेलीविजन्स के लिए बहुत बड़ा एक वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर डिस्ट्रप्शन करता है इंडिया के ये, ठीक है। और अभी जो है मेनली इनका प्लान टोटल वर्कफोर्स 5000 है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे सबने तो स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन फिर भी इनका जो है मेनली अफेक्ट होता है, 50% प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ है। ऑल्दो इनके जो अगर शेयर मार्केट्स भी देखोगे तो पिछले 1 हफ्ते से शेयर मार्केट्स भी काफ़ी डाउन हुआ है सैमसंग का, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि CIT को, ऑल्दो देखिए सैमसंग से जब पूछा गया तो सैमसंग कह रहा है कि यहाँ पे सैलरी की तो बात नहीं है, मेंटेनेंस की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनसे पूछने पे उन्होंने बोला है कि यहाँ मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, लेबर्स के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो अच्छी नहीं है, इसके अलावा हमारी सैलरी हाइक नहीं करी जा रही है, और जो हमारा CITU है यानी जो हमारा सेंटर ट्रेड यूनियन है इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इस एलिगेशन के साथ ये चीज़ चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंटर क्या करती है। अब बात आ जाती है कि स्ट्राइक करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, बिल्कुल बिना हड़ताल के, बिना किसी आर्म्स को यूज़ किए बिना आप साइलेंटली इस तरीके से जो है आप आवाज़ रेज कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है ऑल्दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम्स में। ऑल्दो इशू देखिए बाकी मेंस में भी है, बाकी सॉल्यूशन पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आगे देख लेते हैं। देखिए ये एक आर्टिकल है, इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि जो अंटार्कटिका रीजन है अचानक से वहाँ पे ग्लेशियर्स, अभी आपको पता है देखिए अंटार्कटिका में अभी सितंबर का टाइम पीरियड है, अब धीरे धीरे सन जो है अंटार्कटिका की तरफ जा रहा होगा नदर्न हेमिस्फीयर से। अभी से आपको पता है कि देखिए ये इक्वेटर है, यहाँ से ये पोल 90 डिग्री नॉर्थ का है, ठीक है। ये 23.5 मान लीजिए और ये 66.5, ठीक है। तो ये नदन है, ये सदन हो गया आपका, ठीक है, और ये 90 सदन हो गया, ठीक। तो क्या देखिए सन अब आपके यहाँ से है ना, इस रोटेशन इस जगह पे होता है सन, अभी आप लेकर सितंबर तक, अब यहाँ से ये वापस जो है टिल्ट होकर नीचे जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अब अचानक से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अचानक से ग्लेशियर्स मेल्ट होके यहाँ पे ग्रीन पैचेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं अंटार्कटिका के रीजन में, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है कि प्लांट ओवर द क्रॉक्स अंटार्कटिका के जो पेनिनसुला है यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक्चुअली ये रीज़न है क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि देखिए IPC जैसे यूनाइटेड नेशंस बॉडी ने ये बात बोली है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ की जो वार्मिंग है वो 0.14 से लेकर 0.1 डिग्री 8 सेल्सियस डिग्री पर डिकेड के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो आपके ग्लेशियर्स का रीजन है वहाँ पे इस तरीके से ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंसर्निंग रीज़न है। अब आप पूछ सकते हो कि इससे कंसर्निंग क्या हो सकता है। एक्चुअली कंसर्निंग इसलिए है, क्या होता है कि जब ये ग्रीन पैचेस है दैट मीन्स ये ऑर्गेनिज्म है, यानी यहाँ पे कोई भी जो बैक्टीरिया है या कोई भी फंगस है वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो क्या होता है कि ऐसे ग्रीन पैचेस ना बाहर से इन्वेड करने वाले स्पीशीज़ को जो है यहाँ पे जगह देती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे अटैक होने से यहाँ लोकल की जो ब्रीड है वो इम्पैक्ट हो सकता है। ऊपर से ये रॉक स्ट्रक्चर्स को ख़राब करती है, ठीक है, यहाँ के सॉइल्स को मोल्ड करती है। तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है कि नेचुरल फिनोमिना नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि नेचर का एक फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम करना। ये नेचुरली क्या होता है कि अगर अंटार्कटिका के पेनिनसुला में हमेशा जब सन जो है नदर्न हेमिस्फीयर से जब सदर्न में शिफ्ट हो रहा है तो इस तरह के अगर पैचेस देखने को मिलते हैं तो इट्स लाइक नेचुरल फिनोमिना है और नेचर जो है इसको इक्विलिब्रियम कर लेगा। लेकिन ये एक्चुअली नेचर नहीं है, ये अचानक से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है। तो ये कंसर्निंग बात है, ठीक है। तो ये मेनली इसीलिए बोला जा रहा है इसको, ठीक है। तो आप इसको एज अ एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आज का आर्टिकल था। ओवरऑल देखिए इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, 2-3 ही था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कल का देख लेते हैं। देखिए आपको भी बताया कि 2 दिन से अभी रतन जी का जो एक्सपायरी होना बहुत ही बड़ा एक दुखद घटना है। मतलब नो डाउट
एज अच्छी खासे 80 प्लस की एज में गए हैं, बट होता है ना, कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका ऐसा लगता है कि बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस नेशन के लिए, और इसमें कोई दौराई नहीं है कि इनका बहुत ह्यूज 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 बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पर्सनालिटी का, इनकी फैमिली का तो है ही, और इन पर्सनालिटी का भी बहुत ज़्यादा है। और इसके बेस पे ही पूरा आर्टिकल 2 दिन से आ भी रहा है, ठीक है। और क्या देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑल्दो आपको पता है कि वांगचू जो है, मतलब आपको पता होगा वांगचू, सोनम वांगचू, इनके द्वारा अभी वापस से जो है लद्दाख के 6th शेड्यूल की डिमांड करते हुए जो है जंतर मंतर पे स्ट्राइक करा जा रहा है, ठीक है। लद्दाख को 6th शेड्यूल में मिले, क्योंकि 6th शेड्यूल में मिलने से क्या होता है कि मेनली मोटिव क्या है एक्चुअली, उन 6th शेड्यूल में अगर लद्दाख को आप डाल दोगे तो वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ की जो एथनिसिटी है, वो अलग से प्रिजर्व की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा अलग से फंडिंग दिया जाएगा, हर चीज़ में इनको एक अलग प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लद्दाख को इनकी डिमांड होती जा रही है, ऑल्दो इनको अभी स्ट्राइक चल रहा है इनका, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख लेते हैं। इतने ऐसा है नहीं। देखिए एक आर्टिकल यहाँ पे, हाँ, ऑल्दो इस बार मेंस में भी आ चुका है इसका, ठीक है। और देखिए क्या हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ने, WWF ने ये रिपोर्ट करी है कि अभी अगर आप नियरली 50 ईयर्स में देखोगे ना, तो ग्लोबली वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो वल्चर की है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुई है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया की बात करोगे तो ये डेटा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने बताया है अपने बाइनियल रिपोर्ट में, ठीक है। हर साल में ये 2 बार रिपोर्ट निकालता है। इसने बताया कि इंडिया में स्पेसिफिकली जो 3 वल्चर हैं, वाइट रैम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बाइल्ड वल्चर, ये मेनली जो है अलार्मिंग कंडीशंस में है, ठीक है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंट होने की कंडीशन में है, मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। और इसका अगर आप रीज़न बात करोगे तो इन्होंने बताया कि हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीशीज़ डिजीज़ वर द डोमिनेंट ड्राइवर्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ है। और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फ्रेगमेंटेशंस, लॉजिक माइनिंग, टू नेम फ्यू कॉजेज़ है इसका। इसके अलावा जो है इसमें मेनली इन्होंने बोला है कि ऑल्दो यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत बड़ा, इसने जो इनका पोलिनेशन है, ग्रेजिंग है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, वो रिड्यूस होने की वजह से ऑल्दो जो है यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। और आपको पता है कि यहाँ पे वल्चर का बहुत बड़ा एक, क्योंकि इसको है ना एक क्लीनर बोला जाता है, इन्वायरमेंट का क्लीनर माना जाता है वल्चर को, और इसका नंबर रिड्यूस होना स्पेसिफिकली इंडियन के 3 मेजर वल्चर का, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग इन्वायरमेंटल इंडिकेशन है, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इधर एक आर्टिकल है, राइस विद एडेड द न्यूट्रिशन। इसमें एक्चुअली बात क्या है, फसाई ने अभी यूनियन कैबिनेट ने वेनेसडे को ये यूनिवर्सल अप्लाई करने के लिए बोला है फोर्टिफाइड राइस को। देखिए फोर्टिफाइड राइस का मतलब क्या होता है, जैसे आपका नॉर्मल राइस हम जो चावल खाते हैं ना, इसके अंदर में जो भी कैल्शियम, यानी देखो क्या क्या डाला जाता है मैं बताती हूँ आपको। इसमें ना 1 मिनट, देखिए इसमें फोर्टिफाइड के अंदर एक्चुअली इसमें देखिए ना, देखा फोर्टिफाइड का ये रहा, हाँ। देखिए फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, याद रखिए विटामिन B12 है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, विटामिन B10, B2 करके ऐसे ही डाल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्टिफाइड राइस का मतलब यहाँ पे F करके वो लोगो मिल के बैग आएगा जिसमें लिखा होगा, इसका अंदर मटेरियल क्या होगा, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का कोटिंग किया जाएगा आपके नॉर्मल राइस में, ठीक है। और वो कोटिंग कैसे होगी, उसको जैसे ये आयरन जिस चीज़ में मिलता है, आपका फॉलिक एसिड, विटामिन, इनको गैदर करके उन्हें एक पाउडर में पीस करके इन राइस में कोटिंग करी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको वो राइस जो है नॉर्मली जो हम जिस तरीके से कुक करते हैं बॉईल करके, वैसे आप खा सकते हो, ठीक है। इसका मोटिव क्या है देखिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को है ना गवर्नमेंट ने ही बोला है, यूनियन कैबिनेट ने, इनकी नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट 2021 के तहत ये फोर्टिफाइड का स्कीम ऑलरेडी देखिए अभी चल रहा था। इन्होंने बोला कि इसको और जो है अंटिल 2028 तक इसको एक्सटेंड करके रखना है। इसका मेन मोटिव ये है क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है कि फीमेल और बच्चों में एनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की बहुत बड़ी इशू है, ठीक है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ये जो स्कीम है इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अब बात आ जाती है कि क्या क्या ज़रूरत है इसकी। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कंट्री का टॉप फूड रेगुलेटर है, इसने फोर्टिफिकेशन को डिफाइन किया है कि डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इन अ फूड एज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विद द मिनिमम रिस्क टू हेल्थ, ठीक है। ये डिफाइन किया है फोर्टिफाइड ने, यानी फसाई ने इसको जो है डिफाइन किया है फोर्टिफिकेशन को। और इंडिया हैज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग द वुमेन्स एंड चिल्ड्रन की वजह से इसको लाने का जो है मेन मोटिव है। और अकॉर्डिंग टू द फूड मिनिस्ट्री इसने बोला है एवरी सेकेंड वुमेन इन द कंट्री इज़ एनीमिक एंड द एवरी थर्ड चाइल्ड इज़ अ स्टंटेड।
तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है फोर्टिफाई करने का। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग, इन्होंने अभी कंडक्ट कराया था 2019 से 21 के बीच में। एनीमिया जो है बहुत बड़ा एक रिमेनिंग वाइड स्प्रेडली फैला हुआ एक बहुत बड़ा एक कंसर्निंग इशू है, स्पेसिफिकली जो कि चिल्ड्रन, वुमेंस और मेन को भी जो है काफ़ी हद तक कि वुमेंस के मेंस के एज में भी जो है इसने यानी इम्पैक्ट डाला है। ये करता क्या है, देखिए क्या होता है कि एनीमिया में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, अदर विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो B12 की, फॉलिक एसिड कम हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये हेल्थ का जो प्रोडक्टिविटी है उसको लूज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड जो है कंसीडर टू बी द वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल मेथड्स टू कॉम्बैक्ट मालन्यूट्रिशन। और राइस इज़ वन ऑफ द इंडिया स्टेपल फूड। आपको पता है मेजरली हमारे 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है राइस कंज्यूम करती है पर डे। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे पर कैपिटल राइस कंजम्पशन इन इंडिया जो है वो 6.8 kg पर मंथ है। तो फोर्टिफाइंग राइस विद माइक्रोन्यूट्रिएंट इज अ ऑप्शन टू सप्लीमेंट द डाइट ऑफ द पुअर है। तो इसीलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री कैबिनेट ने इसे एक्सटेंड करने की बात करी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है कि देखिए जो आपका ये आयरन, इसका B12 विटामिन होता है, इसको क्या करते हैं कैरनेल्स बोलते हैं, ठीक है। जो कि एक मिक्सचर बनाया जाएगा मशीन के द्वारा, ठीक है। ड्राई राइस फ्लोर की तरह उसे मिक्स किया जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट में और उसकी लेप चढ़ाई जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप उसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है कि 10 kg के राइस में FR यानी जो आपका फोर्टिफिकेशन हुआ है वो 1 kg ऑफ रेगुलर राइस में आप जितना मिला सकते हो। 1 kg 10 ग्राम, 1 kg में 10 ग्राम आप FR मिला सकते हो। FR यानी आपका जो ये आयरन और जो पेस्ट बना था है ना, तो इससे क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिशन की कमी है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन की, उस चीज़ की फुलफिलमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कुक करने का तरीका नॉर्मल एज यूजुअल जैसे आप बनाते हो, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ऑल्दो इसके बारे में देखिए गवर्नमेंट के द्वारा इंडिपेंडेंस डे 2015 में भी जो है ना सबसे पहले PDS सिस्टम के अंडर में मिड डे मील में ये बात करी गई थी कि फोर्टिफिकेशन को हमें बढ़ाना है, ठीक है। और इसको अभी जैसे फेज़ वाइज भी शुरू करा है। अभी जैसे इन्होंने सेंटर ने प्लान शुरू किया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड PM पोषण के तहत इस चीज़ को और आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा कि इनके तहत जो मिलने वाले चावल, राशन वगैरह उसमें फोर्टिफाइड राइस दिया जाए। फेज़ 2 में इन्होंने फोर्टिफाइड को जो है PDS सिस्टम के साथ साथ 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें से 27 स्टेट्स में यहाँ पे मेनली 2023 तक बांटा। और फेज़ 3 में जो है यहाँ पे मेनली फोर्टिफिकेशन राइस अराउंड 2700 करोड़ पर एनम के हिसाब से यहाँ पे सब्सिडी दी गई है राइस को। और तो देखिए इतना बहुत ज़्यादा डेटा याद करना ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि फोर्टिफिकेशन क्या है, इसका मोटिव क्या है, इससे क्या मिलेगा हमें, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है EVM के बारे में, क्योंकि आपको पता है हरियाणा और कश्मीर में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे थोड़ा सा वही है ब्लेम शुरू हो गया है। इसको ऑल्दो हमने बहुत बार डिस्कस किया है इलेक्शन के टाइम पे कि EVM क्या होता है। इस तरह की वाइट स्लिप होती है जब आप ये जो बैलेट बटन होते हैं, जब आप बटन क्लिक करते हो, जैसे ये 1 2 3 ये सिम्बल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिसका भी सिंबल होता है तो उसको क्या होता है जब आपने मान लीजिए 3 सिंबल क्लिक किया तो ये इस वाले VVPAT पे जो है आपको सिंबल दिखेगा कुछ 7 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये जो 7 सेकेंड तक दिखा रहा है कहीं ना कहीं इसको हैक किया जाता है और कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है ये, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन है। बाकी ये AI वाला क्वेश्चन मैं आपको आगे आर्टिकल में दिखाती हूँ क्या है इसका। देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं एडिटोरियल का इसका। देखिए अभी एक्चुअली क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो है ना अभी कमेटी मीटिंग बैठी है, उसमें अभी मेनली जो है 3 मेंबर एक्सटर्नल मेंबर्स को जो है अपॉइंट किया गया है इसमें, और मेंबर 5:1 का रेशो होके जो है यहाँ पे बात चल रही थी इंटरेस्ट रेट को घटाना ही नहीं घटाना। देखिए एक्चुअली आपको पता होगा कि मई टाइम से ही, अप्रैल मई से ही जो है अब अक्टूबर तक आ गया टाइम पीरियड, इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात चल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन हाइक हो रखा है। सब्जियां जितनी भी वेजिटेबल्स है वो बहुत हाइक हो रखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन जैसे ही मानसून शुरू हो गया तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका जो खरीफ रीजन है, जो जायद फसल है, जो सब्जियां वगैरह है वो रिड्यूस होंगी, ठीक है। लेकिन प्राइस वापस बना रहा। तो अब रबी का सीज़न आ गया है, और ऊपर से अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली है ना अमेरिका, UK, फ्रांस वगैरह में है ना जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन सब ने कम कर दिया है। तो अब इंडिया पे ये प्रेशर है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, ठीक है। तो उसी चीज़ पे बात चल रही थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ये कह रहे हैं कि अगर आप अभी जैसे मानसून का टाइम देखोगे तो पहले से बेटर हो गया है, अगस्त के बाद से मानसून अच्छा है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो अभी जो है प्राइस को डिक्लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही सप्लाई रिड्यूस होगा, सप्लाई जो है ओवरऑल बढ़ जाएगा डिमांड के हिसाब से, तो प्राइस डिक्लाइन होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये है ओवरऑल, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नया तो नहीं दिखा मुझे।
बाकी देखिए यहाँ पे नोबेल प्राइज़ का ये है कि आपको पता है कि अभी जो है फिज़िक्स के 2 लोगों को जो है आपने पता होगा, हमने एक ए करके हमने पढ़ा था कि फ़िज़िक्स में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है, यानी इंसान के जैसे न्यूरॉन्स होते हैं वैसे ही इन्होंने जो है फ़िज़िक्स का एक आर्टिफिशियल नेटवर्क क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हें जो है मिस्टर हॉपफील्ड और हिल्टन को जो है यहाँ पे फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। अब बात आ जाती है कि एक्चुअली क्या है इसमें जो है इनका जो ये न्यूरॉन्स का है ना, ये आइडिया चैट जीपीटी में भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इस तरह के न्यूरॉन्स का यूज़ ये आज और कल में यानी 2 साल में जो चैट जीपीटी आई है उसमें कितना बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है, इस चीज़ की यहाँ पे राइटर ने जो है तारीफ़ करी है, ठीक है। तो एक बार बेसिक देख लेते हैं। देखिए ये है नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला था, ठीक है। किस चीज़ के लिए था? इन्वेंशन करना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का ANN था, ए कर रही थी मैं, ANN था, जिसमें मैंने बताया था, आपको याद है कि जैसे ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से सेम एक पॉइंट, इसके पास से 2 पॉइंट है, मान लीजिए 1 और 2, तो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 को 2 से जॉइंट हुआ, ठीक है। फिर ये 2 नेक्स्ट न्यूरॉन्स के 3 पॉइंट से जॉइंट होगा। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के दूसरे सेम जो इसका मोटिव है, उसे डेटा चाहिए फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक चीज़ का, तो वो डेटा अगर न्यूरॉन 1 में, इस वाले न्यूरॉन में पॉइंट 1 में है, इसमें न्यूरॉन 2 में है और इसमें 3 में है, तो वो पर्टिकुलर उसी से कनेक्ट होगा, बाकी किसी से कनेक्ट नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही इन्होंने सेम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाया है, जो चीज़ आज हमारी चैट जीपीटी में यूज़ हो रहा है, ऑल्दो इनका रिसर्च बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए तो ये था। और एक बार देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। देखिए बहुत बड़ा एक बहुत ही फेमस प्राइज़ है ये। अल्फ्रेड जो नोबेल हैं, इन्वेंटर हैं, इन्होंने एक्चुअली क्या है डायनामाइट की खोज करी थी, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके ही याद में, उनके मरण में ही दिया जाता है। ये सबसे पहले 1901 में दिया गया था और कुछ फील्ड्स के बेसिस पे दिया जाता है, जैसे फिज़िक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, ये साइकोलॉजी में मिलता है, या मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक साइंस में। लेकिन पता है क्या होता है कि इसमें 4 से 5 फील्ड जो है ना, ये पीस इन्हीं को जो है ये फंड करती हैं। इकोनॉमिक को अलग फंड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लेटर ऑन क्रिएट हुआ था 1968 में स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा, और रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इन्हें फंड करती है, ठीक है। डायरेक्टली ये फंड नहीं करती है। मेनली ये जब अल्फ्रेड वैगनर की डेथ हुई तो ये 5 फील्ड के अंडर में ये दिया जा रहा था, लेकिन इकोनॉमिक भी अब ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और ये हर साल जो है स्वीडन में होता है, स्टॉकहोम में है, ठीक है। और बस हाँ याद रखिएगा, पीस प्राइज़ जो है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? देखिए इसका रीज़न ये माना जाता है कि एक्चुअली क्या है, स्वीडन जो स्टॉकहोम है, स्वीडन का जो हिस्ट्री है ना वो नेवल के बेसिस पे या आर्मी के बेसिस पे इतना अच्छा नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे माना जाता है काफ़ी ज़्यादा रिबेलियंस हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पीस का आप नहीं देख सकते। इसीलिए यहाँ पे नॉर्वे को साइन किया गया है कि बहुत ही ऐसा लैंड है नॉर्वे जहाँ पे ह्यूमिलेशंस बहुत ही रेयर देखने को मिला है अभी तक हिस्टोरिकली, ठीक है। तो ये माना जाता है, ठीक है। तो और अगर आप बात करोगे इंडिया के में, तो फर्स्ट इंडियन कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें लिटरेचर के लिए मिला था 1913 में। और फर्स्ट वुमेन अगर नोबल हैं तो वो है हमारी मदर टेरेसा, 1979 में मिला था, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज आर्टिकल था, कल और आज का। तो थैंक यू।